आपने क्या किया था? आप पर तनकीद भी बहुत हो रही थी उस दौर में। ऐसा क्या काम किया था तनकीद हो रही थी? आप जब भी जो है वो खड़े हुए ठहरे हुए पानी को डिस्टर्ब करेंगे ना तो छींटे तो उड़ेंगे ना। ऐसे नहीं है कि आप बच सकते हैं। 4 ड्राइवर थे, गाड़ी नहीं थी। तो गाड़ी मैं अपनी जाति पे गया, गाड़ी नहीं थी, 4 ड्राइवर थे। अपनी जेब से 1.5 लाख रुपया देकर और 8 साढ़े 8 लाख सैलरी बिल था, वो पहली सैलरी मैंने दी। जब मैंने छोड़ा तो 220 मिलियन में इस खजाने में छोड़ कर आया था। आपको हटाने में तकलीफ किसको थी? कौन चाह रहा था कि आप बहुत निकलें? सौ को तकलीफ थी। हमारे काविश के उस वक्त न्यूज एडिटर थे, उनको तकलीफ थी। मदद अली सिंधी साहब को तकलीफ थी। बाकी काफी लोग बैठे हुए थे चीफ मिनिस्टर हाउस में, सबको तकलीफ कि सिंधी अदबी बोर्ड जो है वो मखदूम साहबान के हवाले, उनकी फैमिली के हवाले से, तो उनकी फैमिली से अदबी बोर्ड को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? कभी भी फायदा नहीं हुआ। इवन मखदूम साहब बड़े शरीफ आदमी थे, बहुत अच्छे शायर थे, मेरे दिल में रिगार्ड है उनके लिए। उनके दौर में भी नहीं। बड़े मखदूम अमीन फ़हीम साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, बड़े मखदूम तालिबुल मौला। जिस तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हाल है, उस पर तनकीद हो रही है। आपने कहा अगर मुझे लगा दें और फिर देखें कोई एक भी गलत अपॉइंटमेंट हो। तो मैं दावा करता हूँ जो पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, यकीन माने उनसे एक BA लेवल का अंग्रेजी का इम्तिहान लें। अगर आधे मेंबर पास करें तो आप मुझसे जितनी सर वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, भले 21-22 के। कई मेंबर अंग्रेजी में सवाल नहीं पूछ सकते कैंडिडेट से। मैं आपसे दावा करता हूँ, अफसर क्या मिजाज देखना है ना तो पहले उसके चपरासी से मिलकर देखें। जो बाहर जी आपकी जो है दुर्गत बनती है तो समझेंगे अंदर महा बकू बैठा हुआ है, महा डाकू बैठा है। तो ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं प्रोफेसर जरा सिंध यूनिवर्सिटी में? वो अफसर अपने घरों में बैठे हुए हैं, सैलरी भी मिल रही है, उनसे काम कोई नहीं ले रहे। लेकिन आप जो है दीगर प्रोफेसरों को छोड़ के 2 ख़वातीन के पीछे हमेशा रहें, क्यों? वो मेरे पीछे हैं कि देखें, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि खुद उन्होंने मेरे कितनी। ख़वातीन तो बेचारी मजलूम होती हैं, आप उनके पीछे क्यों रहते हैं हमेशा, ये मुझे बताएं। नहीं, मैं उनके पीछे, मैंने कहा मैं नहीं रहता। ख़वातीन के पीछे कोई बंधा जाए तो घर में ही मुसीबत बन जाए। कंबल हमारी जान नहीं छोड़ रहा है एक्चुअली। हम कंबल से गर्मियों में क्या करेंगे कंबल का। पे और लोग भी तनकीद करते हैं, आखिर क्या वजह है वो? ऐसे थोड़ी है कि आप जलसे करते रहें, आप लोगों को जो है मारते फिरें और सरकारी प्लाटों पर कब्जा करते फिरें। आपके लिए कोई कानून नहीं है क्योंकि आप सिर्फ खातून हैं। शेख साहब, अभी आप इदारों की बात कर रहे थे कि इदारे तबाह हो गए हैं, अगर ये काम करना चाहें तो छोटे छोटे इदारे भी बना सकते हैं। तो आपके ज़हन में क्या, आप अदबी बोर्ड के रहे हैं सेक्रेटरी, आपने क्या किया था? आप पर तनकीद भी बहुत हो रही थी उस दौर में। ऐसा क्या काम किया था तनकीद हो रही थी? आप जब भी जो है वो खड़े हुए ठहरे हुए पानी को डिस्टर्ब करेंगे ना तो छींटे तो उड़ेंगे ना। ऐसे नहीं है कि आप बच सकते हैं। अदबी बोर्ड में मैं दिलचस्प आपको ये बात बताऊं कि जब मैं गया तो गाड़ी, मैं अपनी जाति पे गया, गाड़ी नहीं थी, 4 ड्राइवर थे। 4 ड्राइवर थे, चार गाड़ी नहीं गाड़ी थी? नहीं थी। अच्छा, वो दौड़ते आते, जब बैग 2 किलो का था वो भी मुझसे पकड़ कर कोशिश ऊपर कर ले जाते थे कि जो है जो लॉर्ड माउंटबेटन आया है नया उसको तकलीफ ना हो। तो एक दिन मैंने कहा कि कितने ड्राइवर हो? कहा कि सर 4। मैंने कहा खबरदार जो आइंदा कोई मुझसे बैग लेने आया है, मैं अभी आई वॉज इन 40s, तो मैं खुद अपना बैग उठा कर आऊँगा। अभी आप चूना जो है वो मंगवाओ और ये 4 ड्राइवरों की ड्यूटी लगाओ कि जो बोर्ड की जितनी भी दीवारें हैं और क्वार्टर हैं उनको कलर करें। वो तो 2-4 महीने तो उधर। फिर जो है वो एक बंदा आया, कहा सर यहाँ तो कोई काम का कल्चर नहीं है, खामखा आपके ख़िलाफ़ ये होगा, मसला होगा। फिर मैंने उनको सबको जमा किया है नीचे प्रेस में। मैंने कहा आपका भाई, मेरी अपनी बेगम से ज़्यादा नहीं बनती, तो मैं तो वैसे ही सवेरे आ जाता हूँ। आपका सेक्रेटरी 12 घंटे काम करेगा तो आप 6 घंटे तो करेंगे ना। नो वे, मैं कहता हूँ कि मैं किसी को बगैर काम के मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर मैंने इधर हमारे दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार थे, उनसे हाशिम लगारी साहब, अल्लाह उन पर की मगफरत करे, वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी एजुकेशन भी थे, उससे पहले इसमें थे SNGAD के सेक्रेटरी। उनसे मिलकर जितने भी फालतू मवाद था 33 लोगों को एक दिन में मैंने निकाल दिया, लेकिन दूसरे महकमों में जम करा दिया। पहले तो बड़ी वो हवा हुई, लेकिन उसके बाद अब मुझे वो पाँव पर हाथ रख कर मिलते हैं कि सर आपने एक आधे सरकारी इदारे से फुल सरकारी इदारे में एक कुर्सी पड़ी है,
वो बड़ी ऐसी कुर्सी, जरदारी साहब जो जो जिस पर बैठते हैं उससे भी बड़ी। तो मैंने कहा ये किसकी? जहाँ सर ये फलां आला हजरत की थी। और इसको मैंने, भाई इस कुर्सी की क्या ज़रूरत है? ये बंदा कौन है? ये साईं का तोहफा है, ये फलां है। तो जाहिर है मैंने तो काम करना था ना, काम तो पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। फिर मैंने आकर पहली मर्तबा पूरी बोर्ड की हिस्ट्री में इसको डेवलपमेंट स्कीम्स में ले आया। जो ऑडिटोरियम बना है, जो डिस्प्ले सेंटर बना है, ये पैसे मैं ले आया। उस वक्त पाशा साहब सेक्रेटरी थे, उसने मुझे जो है, मैडम खोड़ो मिनिस्टर थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो उसके बाद 225 किताबें मैंने छपवाई। 225 किताबें ऑन छपवाई। रिकॉर्ड। हल्फन कहता हूँ कि जब मैं गया था, मजहर सिद्दीकी साहब बैठे, वो हमारे बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे। तो जब मैं गया था तो अपनी जेब से 1.5 लाख रुपया देकर, और 8-8.5 लाख सैलरी बिल था, वो पहली सैलरी मैंने दी। जब मैंने छोड़ा तो 220 मिलियन में इस खजाने में छोड़ कर आया था। 220 20 मतलब 22 22 करोड़ करोड़। रुपए आप छोड़ के चले गए। तो मैंने यूनिसेफ से प्रोजेक्ट्स लिए, यूनेस्को से लिए, किताबें जो हैं वो निकाली, सालों से सड़ी हुई पड़ी थी, इतनी किताबें छपवाई। जो हमारी बुक स्टॉल था उसकी आमदनी थी 3 लाख, उसको मैं 22 लाख पर ले गया। मुलाजम उनको 150 से 100 पर ले आया। यकीन माने मैं अपनी ज़ाती गाड़ी में उस दौर में 2003 में कभी भी 75 लीटर मैंने एक महीने में गाड़ी में नहीं डाले, जबकि आज के चेयरमैन और सेक्रेटरी 2 दिन में 75 लीटर गाड़ी चलाते हैं। और वो 75 लीटर 1992 में शमशीरुल हैदरी के दौर में मंजूर हुए थे सेक्रेटरी के लिए। उसको तो भाई मैं तो देखता था इधर जीएम से बहरूमल मेहरचंद के नाम, और डॉक्टर जफ़र हसन, और इससे बड़े बड़े डॉक्टर बलोच, और जैसे मैंने नाम कई बताए, दीवान कोड़ोमल, इतने बड़े लोगों के, दाऊद पोता साहब। तो मैं तो समझता था कि मैं उनके सामने काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं दावा करता हूँ आपके सामने कि भले जोयो साहब हों, भले कोई और हो, आप जाकर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, अगर कोई मुझसे मैच करे तो जो जुर्माना आप कहेंगे मैं दूंगा। ये बड़ी दावा कर रहे हैं आप। बड़ी दावा कर रहा हूँ। और एक बंदा भी कहे, उधर जाहिर है करप्शन तो किसी से मिलकर होती है ना, एक बंदा बोर्ड का, अब जब मैं उनका सेक्रेटरी नहीं हूँ, 20 साल गुजर गए, एक बंदा कहे कि साईं फलां चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो मैं आपके सामने कहता हूँ मैं 20 गुना ज़्यादा आज भी देने के लिए पाबंद हूँ। इदारे ऐसे थोड़ी बनते हैं। इदारे, गज़ल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए। वाह वाह। आपको कुछ अपना तड़प भी होती है, बेचैनी भी होती है, और बेचैन लोग जो है वो चीज़ों को तब्दील करते हैं। तो हमने ये सोचकर वहाँ गया, और जब ये इन्होंने ड्रामे रचाए तो मैंने कहा मैं जाऊँगा आपकी मर्ज़ी से नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊँगा, और तब तक इधर बैठूँगा जब तक अल्लाह ताला ने चाहा। और फिर हमने ये सारे काम कंप्लीट किए। तो आपको हटाने में की तकलीफ किसको थी? कौन चाह रहा था कि आप बहुत से को तकलीफ़ थी। हमारे को काविश के उस वक्त न्यूज़ एडिटर थे, उनको तकलीफ़ थी। मदद अली सिंधी साहब को तकलीफ़ थी, और बाकी काफ़ी लोग बैठे हुए थे चीफ मिनिस्टर हाउस में, सबको तकलीफ़ थी। तो हमने कहा लेकिन जाऊंगा मैं अपने मर्ज़ी से। आप भले मेरे पीछे पुलिसें लगाई, मेरे पीछे वारंट्स निकलवाने की कोशिश की, चोरी के इल्ज़ामात, करप्शन के, मैंने कहा मैं सब फेस करूंगा, लेकिन आपकी उससे नहीं जाऊंगा मर्ज़ी से। और हमने फिर जब देखा, एजाज़ मंगी जिसने मुझे किया, हालांकि उसको एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर मैंने एजाज़ को फ़ोन करके कहा कि आकर मुझसे चार्ज लो। जो जब चार्ज दिया तो मुझे अभी तक याद है, बोर्ड की लान में उसके हाथ में एक कोई सफ़ेद पानी की बोतल थी, वो भी पी रहा था, और मुझे कह रहा था कि देखो, पानी पी रहा था या पानी था उसमें? कुछ सफ़ेद कोई भी चीज़ थी। तो उसने कहा ये तो ऐसे हुआ कि एक किसान ने जो है वो पूरी खेती को जो है आबाद करके और ये किया, और ऊपर से कोई दूसरा मालिक आकर पूछा। मैंने कहा तुमने सरकारी नौकरी नहीं की, ये रूटीन में होता है, एक काम करता है दूसरा आकर उस पर बैठता है, तो ये मेरे लिए कोई नया तजुर्बा नहीं है। तुम अपनी खैर मनाओ और काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर
वो भी सेक्रेटरी है। इन सब के लिए एक जुमला तो मंकी कहकर साहब के दिखा। लिए तो फिर बड़ा वहाँ मसला हुआ, मुजाहरे हुए, एहतजाज हुए, तो फिर ये तो उनके पसंद के थे, उनके खिलाफ क्यों ये हो गए? नहीं, वो क्या है कि उसको इंतज़ामिया का और सरकारी नौकरी का एक दिन का भी तजुर्बा नहीं था ना। उससे पहले जितने भी लोग आए, शमशीरुल हैदरी, इमदाद हुसैनी, जोयो साहब, ज़फ़र हसन साहब, जितने भी लोग आए, हबीबुल्लाह सिद्दीकी, सब जो है वो सरकारी महकमों से आए थे। इसको तो अरबाब रहीम साहब को बरगला कर और लाए, तो इसको तो तजुर्बा नहीं था, तो वो तो उसको पता ही नहीं है। आप ऑडिट कराएं कि क्या होता है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि सिंधी अदबी बोर्ड जो है वो मखदूम साहबान के हवाले, उनकी फैमिली के हवाले से, तो उनकी फैमिली से अदबी बोर्ड को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ। इवन मखदूम साहब बड़े शरीफ आदमी थे, बहुत अच्छे शायर थे, मेरे दिल में रिगार्ड है उनके लिए, उनके दौर में भी नहीं हुआ। बड़े मखदूम अमीन फ़हीम साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, बड़े मखदूम तालिबुल मौला साहब, तालिबुल मौला साहब के। बड़े, उनकी सलाम है, वो बहुत अच्छे, एक अदरवाइज़ बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन उसके नीचे जो भर्ती हो गई थी ना उनके दौर में, उन्होंने बोर्ड को चलने नहीं दिया। बोर्ड में मैं एक बंदे को मानता हूँ जो शायद मुझसे भी ज़्यादा जिसकी इंटीग्रिटी थी, वो थे ज़फ़र हसन। ज़फ़र हसन। हाँ, उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा ईमानदारी से काम किया होगा। लेकिन जो साहब बहुत अच्छे एक अदीब थे, मुंतज़िम थे, उनके दौर में भी बहुत काम हुआ। तो भाई ये कोई गद्दी थोड़ी है कि आप आकर बैठ जाएं। क्या मखदूम सईद ज़मान जो है वो क्या क्वालिफ़िकेशन है? कोई अदीब है, कोई बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े मुंतज़िम हैं, बड़े जो हैं वो कोई एक नेटवर्किंग का उनको तजुर्बा है। और अपने चचा से तो वो लड़ रहे हैं, अपने भतीजे से, मखदूम जमीलुज़्ज़मान से, कि वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। ख़ुद भाई किस कैपेसिटी में आप बैठे हो उधर? छोड़ो जान इसको इधर भी जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी अच्छे इदारे से जो है वो बंदा आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जो है वो जो बंदे भेजता है हमारे इदारों में, वो प्रेजेंटेबल होते हैं। भाई इनको किसी बड़े फोरम के सामने लाओ, इनकी सही जो है सिलेक्शन करो, इनको पावर्स दो, इनको फंड्स दो। फंड्स तो खैर मिल रहे हैं, मैं इस मामले में सरकार को ब्लेम नहीं करूँगा, फंड्स देते हैं, लेकिन हमारे अदीब इधर से इस जेब से उधर। शेख साहब, आपने बात की, वो बात अधूरी रह गई कि जिस तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हाल है उस पर तनकीद हो रही है। आपने कहा अगर मुझे लगा दें और फिर देखें कोई एक भी गलत अपॉइंटमेंट हो, तो क्या अभी मौजूदा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सही काम नहीं कर रही? नहीं काम कर रहा। मैं कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, जो पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, यकीन माने उनसे एक BA लेवल का अंग्रेज़ी का इम्तिहान लें, अगर आधे मेंबर पास करें तो आप मुझसे जितनी सदा दे में उसका मुस्तहिक। सर वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, भले हो 22 के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, ABC टॉम डिक हैरी भी हैं, आप उनसे लें ना। कई मेंबर अंग्रेजी में सवाल नहीं पूछ सकते कैंडिडेट से, मैं आपसे दावा करता हूँ। फ़र्ज करो आपको सरकार लगा भी दे, तो आप कैसे बेहतरी कर सकते हैं? क्या मॉडल होगा आपका? देखें, मैं अदबी बोर्ड में जब सेक्रेटरी था ना, आप मेरे पहले बोर्ड को देखें। उस बोर्ड में कौन लोग थे? हमीदा खोड़ो, अब्दुल गफ़ार सुमरो, हबीबुल्लाह सिद्दीकी, मज़हरुल हक सिद्दीकी, मैडम महताब राशिदी, अपना हाशिम लगारी, नवाब सैफ लगारी, और शौकत शोरो, इमदाद हुसैनी, नूरुल हुदा शाह। इस किस्म का बोर्ड था। और मैं खुश था कि आगा सलीम, कि मैं गलत काम करूं तो वो मुझे पकड़ सकें। एक तो बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो एक क्रेडिबल लोग हों, बड़े क्लास के हों। और ये मैं नहीं कहता कि कोई 100% चीज़ें हो जाएंगी, 70-80% चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो भाई आपको किसी अफसर का मिजाज देखना है ना, तो पहले उसके चपरासी से मिलकर देखें। वो रिफ्लेक्ट करता है उसका माइंड चपरासी में। अगर वो महज़िब है, आपको बिठाता है, चाय पिलाता है और महज़िब तरीके से पेश आता है, तो आप समझें कि अंदर भी कोई महज़िब आदमी बैठा हुआ है। जब बाहर जी आपकी जो है दुर्गत बनती है, तो समझें कि अंदर महा बकू बैठा हुआ है, महा डाकू बैठा। ऐसे तो हमने बहुत सारे देखे, हलाकू टाइप चपरासी। हाँ, इसका मकसद है कि वो जो अफसर है वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं, उसने उसको छूट दी हुई है ना कि भाई आप जो है वो कैरी ऑन। तो ये
एक अच्छे आदमी के आने से आधी 50% चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी तो सर तनकीद हो रही है कि जो डॉक्टर हजरात आ रहे हैं और जो दीगर अफसरान आ रहे हैं उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, तो जब हम आप अस्पतालों में अल्लाह न करे जाएं तो फिर इन डॉक्टरों से इलाज भी तो नहीं से कराएंगे नहीं, ना। अब इन्होंने एक सिस्टम जो चल रहा है ना पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें ये है कि 3 हिस्से बने हुए हैं। एक तो यहाँ से लिस्ट जाती है, जो 3-4 चीफ मिनिस्टर हैं, 5 उनकी तरफ से, भाई इनको अपॉइंट करना है। और एक जो मेंबर, सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेट्स और चेयरमैन और ये इनका हिस्सा होता है। एक मेरिट का भी होता है, और वो ये कि भाई देखो वो खानसामा का बेटा हो गया, वो क्लर्क का भाई हो गया, वो फला, और वाकई होता भी है, तो उससे एक बनता तो है ना कि भाई मेरी तो कोई सिफारिश, वाकई उसकी सिफारिश नहीं थी। लेकिन 2 हिस्से जो हैं वो इस तरीके से जा रहे हैं, मेंबरान कुछ सिफारिश, कुछ माल, कुछ ये कुछ वो से चलाते हैं, उधर से तो जो फरिश्तों की तरफ से लिस्ट आती है ये ख़त्म उसमें होती है फरिश्ते। बिल्कुल, उसमें तो वो आप यकीन माने, किसी पहले तो आप देखें वो जितने मेंबर और पुराने सेक्रेटरी हैं उसकी लिस्ट तो निकलवाएं कि उनके रिश्तेदार कितने हुए हैं, और फिर आप देखें कि मेरे इल्म में यकीन माने जो गुज़िश्ता 8-10 सालों से हुए ना मेंबर, आप उनका दोबारा इम्तिहान लें, उनमें से आधे कैंडिडेट्स इम्तिहान ही पास नहीं कर सकते। और ये भी नहीं है हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई जो है वो खामखा का एक वावेला करते हैं कि कोटा में ये हो गया वो हो गया। ओ भाई, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन उर्दू स्पीकिंग है, इनका कोई वो नहीं होता कनेक्शन, ये अपनी उससे चलते हैं। कोटा में जो है फेडरल, मैं कहता हूँ हमारे जो उर्दू स्पीकिंग दोस्त हैं वो फेडरल कोटा पर कभी इतनी आहो बका करते हैं, उधर भी तो उनका हक है ना। मैंने सवेरे आपको बताया कि 5% भी कोटा नहीं ऑब्जर्व हो रहा सिंध का। उनका फेडरल मिनिस्टर जो एजुकेशन है सिद्दीकी साहब, कभी उनसे जाकर कहा है कि अपनी मिनिस्ट्री में चलो उर्दू स्पीकिंग ही रखवा तो सही, कोई वीसी रखवा दो। बिल्कुल ठीक है सर। आपका एक पीरियड आपका सिंध यूनिवर्सिटी का है जो बहुत अच्छा पीरियड है, और दूसरी तरफ आपकी तनकीद निकार भी बहुत है। आपने सिंध यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या कुछ किया कि आपके मुखालिफ बहुत है वहाँ? भाई देखें, सिंध यूनिवर्सिटी एक मदर इंस्टीट्यूशन है, ये रिफ्लेक्ट करता है बाकी सारे इदारों को। तो वहाँ पर जो गड़बड़ होती है उसका असर शाह लतीफ़ पर भी आता है, मेहरान पर भी आता है, LMC पर भी आता है, और सारे इदारों पर आता है। और वो एक अल्मा मेटर है हम सब का, तो हमें दर्द भी है। मैं आपके तवस्सुत से कहता हूँ कि मेरे सैकड़ों शागिर्द हैं, कोई एक शागिर्द मेरा ये कहे कि 12-13 साल मैंने वहाँ पढ़ाया कि मैं सर लेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ कोई ये कहे कि साईं आया अनप्रिपेयर्ड था अपने क्लास में और आए बाएँ शाएँ करके चला गया, हमने तो ऐसे ड्यूटी की। और उसके बाद जहाँ मैं गया, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में गया, आप 3 सिंधी वाइस चांसलर बने, डॉक्टर अलाना, अमर जलील और डॉक्टर नज़ीर सांगी। तीनों ने एक ईंट नहीं रखी सिंध में। मैं उनसे कम लेवल का अफसर था, DG। मैंने सिंध में 3 कैंपसेस बनवा लिए और 3 की प्लानिंग करके गया हूँ। अब वो जो है नहीं बना रहे। हम बताना पसंद करेंगे कि कहाँ ये कैंपस बनवाए? बल्कि एक मोरो में हमारे दोस्त ने, मोराई साहब ने प्लाट डोनेट किया, उस पर 20 करोड़ रुपए की हमने बिल्डिंग बना दी। सखर में बना दी, मिठी में बना दी, एक उमरकोट में भी बना दी। बहुत सारे काम किए, कुछ 700-800 सिंध में लैपटॉप मैंने तकसीम किया, और वो भी सारे देहात में। कुछ दोस्तों को नौकरी से लगाया जितना मेरे औकात में था। भाई मैं एक बेचैन आदमी हूँ, मैं सूटा का भी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझे उन्होंने टीचर्स क्लब का इंचार्ज बनाया। उधर मैंने जो काम किया वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के बाद भी किसी ने वो काम दोबारा नहीं कराया जो मैंने करवाया सिंध यूनिवर्सिटी में। सिंध यूनिवर्सिटी के लिए हमें दर्द ये है कि वहाँ पर एक प्रोफेसर माफिया है जो सालों से इस इदारे को डिस्टर्ब कर रहा है, और वो इदारे के दुश्मन हैं, इदारे की
लूट और प्लंडर की बुनियाद पर उनकी पूरी लीडरी चल रही है। सर, एक जगह पे आप कहते हैं कि प्रोफेसर्स को सिंध के 100 प्रोफेसर मुंतखब करके अच्छी जगहों पे भेजें, आपको नताज देंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि प्रोफेसर माफिया है। भाई तो नए प्रोफेसर्स रिक्रूट होंगे ना, एक अपनी जॉब के लिए एक स्पेस बनेगी, और ऐसे थोड़ी है कि वो सारी उम्र के लिए जाएंगे। 3 साल के ऊपर एक कई हमारे दोस्त हैं, अब इस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर डीजी हमारे प्रोफेसर दोस्त हैं सिंध यूनिवर्सिटी के। ये जो मरी साहब हैं, फतेह मरी, ये ख़ुद प्रोफेसर थे टंडोजाम यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने परफॉर्म किया है वो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो फुल फ्लेज जाकर बैठे कंसल्टेंसी के लिए। चलो सर, आपके का नाम मान लेते हैं, तो ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं प्रोफेसर ज़रा सिंध यूनिवर्सिटी में? देखें, सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहबान, आपको पता होगा कि इस वक्त 34 प्रोफेसर इंतज़ामी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। तो पढ़ाते नहीं हैं? पढ़ाते ही नहीं। और उधर जैसे हमने पहले बस में जाते थे तो एक रुमाल रख लेते थे सीट पर कि ये सीट भी मेरी हो, और मैं लेकिन बैठूंगा मैं उस सीट पर। तो उन्होंने एक तरफ तो डिपार्टमेंट की प्रोफेसरी पर अपनी सीट पर रुमाल रखा हुआ है, उधर भी कोई नहीं आ सकता, और इधर क्लासें भी नहीं लेते, उधर जो है इंतज़ामी पोस्टों पर बैठे हुए सियासी रुश्वत के तौर पर। इसने पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है। भाई एक बंदे पर आपने 2 करोड़ रुपए खर्च किए, वो इंग्लैंड से PhD करके आया बॉटनी में, और वो अब कॉलोनी का चेयरमैन लगा हुआ है। सारा दिन उसको ये है कि कितने पेच आए, ये स्क्रू आए, कितने जो है वो WC आए, और कितने जो है वो सिंक आए। एक को आपने पौधों पर लगा दिया एक। भाई ये तब होता था जब यूनिवर्सिटी में होते थे कोई 4-5 हज़ार शागिर्द, तो एक फुल फ्लेज ऑफिसर रखने के बजाय एडिशनल चार्ज देते थे कि चलो भाई तुम हॉस्टल को देख दो। अब 30-40 हज़ार बच्चे आपके पास हो गए हैं, आप उनके लिए अफसर हैं, और वो अफसर अपने घरों में बैठे हुए हैं, सैलरी भी मिल रही है, उनसे काम कोई नहीं ले रहे। उनकी जगह प्रोफेसर बैठे हुए हैं, कंट्रोलर अपॉइंटेड है, कंट्रोलर को साइड पर बिठाकर उसकी जगह पर प्रोफेसर को बिठा दिया। लेकिन आप जो है दीगर प्रोफेसरों को छोड़ के 2 ख़वातीन के पीछे हमेशा रहें, क्यों? वो मेरे पीछे हैं। हकीकत तो ये है कि देखें, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ख़ुद उन्होंने मेरे कितनी कानूनी हुकूक जो हैं वो उधर रुकवा रखे हैं सिंध यूनिवर्सिटी। सिंध यूनिवर्सिटी के पेंशन का हिस्सा मुझे नहीं मिलता। मुझे एक प्लाट सिंध यूनिवर्सिटी ने अलाट किया था, वो मुझे नहीं मिल रहा। वो किसने रुकवाया है, जाकर पूछे। इन ख़वातीन ने रुकवाए? मैं तो यही कहूँगा, ख़वातीन तो बेचारे मजलूम होती हैं, आप उनके पीछे क्यों रहते हैं हमेशा, ये मुझे बताएं। नहीं, मैं उनके पीछे, मैंने कहा मैं नहीं रहता। ख़वातीन के पीछे कोई बंदा जाए तो घर में ही मुसीबत बन जाए। कुछ ख़वातीन जो है वो हमारा कंबल, हमारी जान नहीं छोड़ रहा है एक्चुअली। हम कंबल से गर्मियों में क्या करेंगे कंबल का। तो उस पर और लोग भी तनकीद करते हैं, आखिर क्या वजह है? वो देखिए, जो बंदा अपनी मैंडेट से हटकर करेगा ना, आप जब कितने भी आप बड़े जो हैं वो 30 मार खान हैं, जिस इदारे की सैलरी लेते हैं, जिस जॉब के लिए लेते हैं, पहले तो वो आप अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करें, और फिर उसके इदारे में जो कवायद और कवानीन हैं उनको ऑब्ज़र्व करें। ऐसे थोड़ी है कि आप जलसे करते रहें, आप लोगों को जो है मारते फिरें और सरकारी प्लाटों पर कब्ज़ा करते फिरें। आपके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ खातून हैं। कानून की नज़र ख़वातीन को, जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन की आज़ादी की बात करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि भाई जितने मर्दों के हुकूक हैं उतनी जो है वो ख़वातीन को दें। हम तो तैयार हैं, हमने घर का ही सारा इंतज़ाम अपने उनके हवाले किया हुआ है। सिर्फ खर्चे के पैसे लेते हैं जो घूमने फिरने के काम आते हैं। हम तो बिल्कुल आज़ाद हैं। लेकिन ये कह दिए नहीं, हमें फिर स्पेशल ट्रीटमेंट दें। स्पेशल ट्रीटमेंट आपको तब जाए जिस डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट में कुछ काम करके दिखाओ, जिस सब्जेक्ट में हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाओ। भाई मैंने IR पढ़ा ना, मैंने IR की डिक्शनरी बना डाली जो पाकिस्तान में शायद किसी ने नहीं बनाई। मैंने फ़लसफ़े पढ़ा, मैंने फ़लसफ़े में 2-3 किताबें बना दे दी अपने स्टूडेंट्स को। देहात के स्टूडेंट्स को मैं अपने क्लास में से निकाल कर और कलेक्टर कस्टम्स बनवा दिया। कोई पुलिस में है, कोई सेक्रेटरीट में है, बिल्कुल जो देहात। लेकिन एक उस्ताद की आँख को पता होता है कि हुज़ हू व्हाट इज़ व्हाट।
उसको हमने ग्रूम कर किया, उनके अंदर जो कमी थी उनको फुलफिल किया। आज वो सब बहुत कॉन्फिडेंस से अपना काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह सर, आपने घूमने फिरने की बात की, हम देख रहे हैं आज 6-12 माह में कभी आप अमेरिका जा रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं। ये माल कहाँ से आ रहा है? ये माल सिंध यूनिवर्सिटी का है या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का है जो छुपाया हुआ था? यार ये है ना कि एक तो मेरे अपने रिश्तेदार कुछ बेटे बेटे खैराती टिकट भेजते हैं तो टिकट तो मिल जाता है, बाकी बचा लेते हैं। हर महीने में 1 आध लाख बच जाता है। तो और फिर मेरे दोस्त हैं बहुत ज़्यादा, सबको पता है, तो वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। बाकी कुछ अपनी जेब से, कुछ रिश्तेदार, कुछ। यार ये बीमारी जो है ना, मैंने पाली नहीं। हमारे कॉम्प्लेक्सेस मैंने बताया बचपन से न्यूट्रलाइज थे। मेरे नाना इस कराची शहर के 65 में मैजिस्ट्रेट थे। मेरे दूसरे मामू जो हैं वो इसी कराची शहर में मैजिस्ट्रेट थे लेट 70s में। तो हम तो कैपरी, निशात और प्रिंस में अंग्रेज़ी फिल्में देखकर हमने अपनी अंग्रेज़ी ठीक की थी। तो हमें कोई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस नहीं थे। दबाकर 3-4 अदद इश्क किए, बड़े ज़बरदस्त टॉप क्लास, तो वो भी एक जो है खलिश और स्पेस नहीं रहा। इश्क में कामयाब रहे नाकाम रहे, ये भी बता देना भाई आधा कामयाब आधा नाकाम हुए। कुछ में कामयाबी थी, लेकिन बचपन से जो मंगनी की हुई थी तो वो इजाज़त नहीं मिली। वालदा ने कहा कि भाई इधर झुक जाओ, तो झुक गए। तो इसका मतलब है दूसरी शादी के हक में थे आप? है अभी तक? नहीं, बस एक दौर था, अगर होता तो हो जाती, लेकिन वो जो है फिर। अब मैं एक रवायती किस्म का बंदा भी हूँ, रिश्तेदारों को, कमिटमेंट्स को। मेरी वाइफ जो है वो मेरी कज़न है, तो इस हवाले से कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। और यही सबब है कि माशाल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए कहता हूँ कि आप उनके सामने 1 अरब रुपया रख दें, 1 रुपया भी उसमें से नहीं जाएगा। ये उनकी तरबियत है। मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मुझ में थोड़ी लचक आ सकती है, उनमें नहीं आएगी, क्योंकि हमने उनका कैरेक्टर ऐसा बिल्ड किया है कि भाई पैसा आपको इतना चाहिए जितना आप एक नॉर्मल कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार सकें। शेख साहब, आपकी बातें तो बहुत शानदार हैं। कुछ वक्त की कमी को देखते हम आखिर में आपसे ये पूछेंगे कि सिंध के नए जो नौजवान हैं, यूथ हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, वो क्या करें, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको क्या मशवरा देंगे ताकि कोई अच्छी गवर्नेंस हम देख सकें? देखें, हुक्मरानों को मशवरा ये है कि आप कुछ न करें, दुनिया में जो अच्छे मॉडल्स हैं उनको अडॉप्ट करें, और जितना आप कर सकते हैं इंशाल्लाह उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। जो भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं दुनिया में, मैंने आपको कुछ बताया ना, कोई इटली की प्राइम मिनिस्टर, कोई इंडिया के कुछ चीफ मिनिस्टर, ऐसे इंटरव्यू में तो 2-4 बता सकते हैं, ऐसे 20 मॉडल हो सकते हैं। बना बनाई चीज़ें हैं दुनिया में। सड़क को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, इंटरनेट पर मवाद पड़ा है, आप वहाँ से लेकर। तो सक्सेस स्टोरीज़ को जहन में रखकर अपने मॉडल ऑफ गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। इसी मुल्क में, इसी शहर में लोगों ने डिलीवर किया हुआ है। नई नस्ल जो है उनको मैं ये बताता हूँ कि भाई न उस किस्म के इदारे हैं, न उस किस्म की गवर्नेंस है, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि टेक्नोलॉजी ने आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप किसी पर भी जो है डिपेंडेंस के बजाय आप इस टेक्नोलॉजी के सहारे अपना मकाम बनाएं, अपने आप को इक्विप करें, पढ़ें लिखें, कॉम्पिटिटिव। और सिफारिश, जितना आप सिफारिशों और चिट्ठियों और इनके पीछे फिरेंगे उतना ख्वार होंगे। कोटरी में मेरा एक दोस्त का बेटा है, यहाँ से 30 लाख रुपए महीने कमा रहा है इंटरनेट पर। जो है वो जो है क्या है, कोई समुद्री जहाज़ है, उसके में लोड सप्लाई चेन का सिस्टम वो चलाता है उधर। ऐसे कई मॉडल्स हैं सिंध में जो काम कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारी खरी खरी सवाल बातों का जवाब दिया और अपने व्यूज़ शेयर किए, यूथ के लिए मैसेज दिया, सरकार के लिए बातें सुनाई। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, हमने एक बेचैन रूह से आपकी मुलाकात कराई, उनकी बातें आप तक पहुंचाएं। बहुत अच्छे दानश्वर हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे क्रिटिक हैं।
हमने उनको कहा कि आज आ जाएं, तो उनसे बातें करते हैं। काफ़ी बातें बहुत शानदार हैं, संभाल के रखने जैसी बातें हैं, शेयर करने जैसी बातें उन्होंने कही है। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान इनको सुने और इनकी बातों पे अमल करें तो सूबे में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। हमारा जो यूथ है, जो किसी सरकारी नौकरी के आसरे, किसी MP MLA के नौकरी के आसरे या उसके दीगर मामला के आसरे पे बैठने के बजाय शेख साहब ने जो मशवरा दिया है उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह उसका फ्यूचर ब्राइट है। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर होंगे हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।